नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत फिजिक्स वाला टीचिंग वाला से बोल रहा हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आजकल के युग में बच्चों के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो अच्छे नंबर लाने की है। सीटेट पास तो सभी लोग कर लेते हैं, हालांकि सीटेट पास करने की कोई चुनौती नहीं है आज के डेट में, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है, जो सबसे बड़ी परेशानी है कि अच्छे नंबर क्यों लाए जाए और अच्छे नंबर क्यों नहीं लाए जाए। क्योंकि अच्छे नंबर जो हैं आपको आगे टीचर बनने के लिए मदद करते हैं। आप केवीएस का फॉर्म भरते हैं, DSSB के लिए फॉर्म भरते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए, MP के लिए, रीट के लिए, अलग अलग राज्यों में जब आप टीचर बनने के लिए फॉर्म भरते हैं तो सीटेट का अच्छा नंबर जो है आपको एक बेहतर कॉन्फिडेंस देता है, एक बेहतर विश्वास देता है कि आप किस तरह से आगे टीचर बन पाएंगे। तो साथियों, ये एक आधारशिला है। सीटेट पास करना चुनौती नहीं है, बल्कि सीटेट में अच्छे नंबर कैसे लाएं, उसके लिए आज हम इस पूरे सेशन में आपको ये बताने वाले हैं कि कौन सी ऐसी रणनीति है, कौन सी ऐसी किताब है और कैसे नोट्स को प्रिपेयर करें। पूरा जो है फोकस इन्हीं दो तीन बिंदुओं पे है। मैं आपको जल्दी से जो है सबसे पहले एक बार सिलेबस दिखाऊंगा, सीटेट का जो सिलेबस है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में क्या क्या चीजें आती हैं। इसके बाद साथियों, इस सिलेबस में आप सभी लोगों को किस तरह से नोट्स को प्रिपेयर करना है। और आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट का एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होगा इस बार। तो आप सभी लोगों को ये पता है साथियों कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है क्वेश्चन की डिफिकल्टी के लेवल को लेकर के है। क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी है साथियों, जो ऑनलाइन पेपर में था, वो क्रमशः जो है घटता हुआ चला जाता था। मतलब बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते थे कि भाई पहले जो सेशन में एग्जाम हुआ या पहले शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ वो थोड़ा ज़्यादा आसान था, फिर कई बार कई शिफ्ट में कठिन आ जाता है। तो ज़्यादातर सवाल बच्चों को मालूम हो जाता था, ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाती थी और कई लोगों को बहुत आसान लगता था, कई लोगों को बहुत कठिन लगता था। तो इन सारी समस्याओं से हट करके ऑफलाइन में जो है अब आप सभी लोगों को एक ही दिन एग्जाम देना है और एक दिन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सबको अच्छा से अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा से अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। क्योंकि एक ही दिन एग्जाम है, अब दूसरे दिन जो है आपको मालूम भी नहीं पता चलेगा कि पिछला क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड क्या था, कैसा आया था। एक दिन में ही सबका फैसला हो जाना। तो साथियों, कुल मिला जुला के यहाँ पे आज हम नोट्स बनाने की प्रणाली के ऊपर, नोट्स बनाने की तैयारी के ऊपर जो है बात करेंगे। और नोट्स में जो है आप सभी लोगों को सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे 5 सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पेपर में पढ़ने पड़ते हैं। पेपर 1 के लिए जो है जिसमें पेडागोजी, CDP के पार्ट आते हैं, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, EVS है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है, प्लस पर्यावरण है। और अगर हम सेकेंड पेपर की बात करें तो इसमें जो है आप सभी लोगों को जो CDP है, लैंग्वेज के दोनों पेपर पढ़ने हैं, मतलब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है। और इसके साथ साथ आपको मैथमेटिक्स और साइंस बैकग्राउंड से हैं तो उसका एग्जाम देना पड़ेगा, या आपको SST का एग्जाम देना पड़ेगा। तो साथियों, इसी चीज़ को जो है मैं आप सभी लोगों को एक बार यहाँ पे हिंदी में भी दिखा देता हूँ, जो सिलेबस का जो ट्रेंड है, जो सिलेबस हमारा है यहाँ पे पेपर 1 के लिए। जैसे आप देखेंगे, जो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र है, इसमें आप सभी लोगों को मेनली क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस तरह से जो है आपको जो सिलेबस है वो दिया हुआ भी है, साइट पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं यहाँ पे कि जो CDP है, ये 30 नंबर की CDP फर्स्ट पेपर में आती है। और प्राथमिक विद्यालय के लिए आप सभी लोग पहली से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए पढ़ाते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान जो है पेडागोजी में पहली से 5वीं क्लास के बच्चे के लेवल पे जाकर के सोचना होता है। दूसरा जो है इसके अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन है, पूरा विकासात्मक मनोविज्ञान आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा जो है बच्चे का लर्निंग का लेवल क्या है, विकास के अलग अलग सिद्धांत हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन है। यहाँ पे जो है पूरा सिलेबस को कैटेगराइज किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें भाषा 1 और भाषा 2 की समझ, तो भाषा 1 और भाषा 2 में जो है सबसे बड़ी जो चुनौती आती है कि भाई भाषा 1 और भाषा 2 को हम कैसे तैयार करें। तो भाषा 1 जो होता है वो उसका स्टैंडर्ड हमेशा अच्छा माना जाता है, मतलब उसका लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, चाहे वो पेडागोजी के सवाल आ रहे हो, चाहे उसके ग्रामर के पार्ट आ रहे हो, उसका स्टैंडर्ड हाई होता है। मैं आपको आगे बताने भी वाला हूँ, कुछ सैंपल भी दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या नोट्स हैं हमारे पास। आज मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगा, यहाँ पे लेकर के आया हुआ हूँ। इसके साथ साथ गणित के अंदर जो है आप देखेंगे, जैसे सामग्री है, संख्याएं हैं, सरल समीकरण को हल करना, बीज गणित है, ज्यामिति के पैटर्न है, समय है, माप है, डेटा हैंडलिंग है, ठोस डेटा हैंडलिंग इत्यादि है। इसके अलावा जो है हर चीज में पेडागोजी जुड़ी रहेगी। गणित की पेडागोजी भी कैसे सॉल्व करें, गणित के पेडागोजी को कैसे समझे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद जो है आप देखेंगे पर्यावरण है, EVS जिसको बोलते हैं। EVS में जो है क्या क्या चीजें आती है, पर्यावरण है, भोजन है, आश्रय है, पानी है, परिवार है, मित्र है, कुछ मुख्य चीजें हैं। इसके साथ साथ पेडागोजी के पैटर्न या पेडागोजी के सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें साथियों यहाँ पे
बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, यहाँ पे सेकेंड पेपर जो है इसकी अगर हम बात करें तो सीडीपी यहाँ पे फिर है। सीडीपी में जो है समावेशी शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बालक, लर्निंग क्या है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी सेम है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सीडीपी फर्स्ट पेपर और सीडीपी सेकंड पेपर में क्या डिफरेंस है। तो सीडीपी फर्स्ट पेपर में पहली से 5वीं क्लास के बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सीडीपी फर्स्ट पेपर में आसान सवाल आते हैं और सीडीपी सेकंड पेपर में कठिन सवाल आते हैं, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि सीडीपी सेकंड पेपर के सवाल का स्टैंडर्ड फर्स्ट पेपर के स्टैंडर्ड से, उसके लेवल से अलग होता है। अलग का मतलब कि सेम लेवल नहीं होता है, सेम तरह के क्वेश्चन नहीं होते हैं, चाहे वो भले जीन प्याजे से ही सवाल पूछ रहा है, लेकिन जब फर्स्ट पेपर में जीन प्याजे से सवाल पूछता है और जब सेकंड पेपर में जीन प्याजे से सवाल पूछता है तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट का लेवल डिफरेंट होता है, अलग हो जाता है। और वो हम क्लासेस में डिस्कस भी करते रहते हैं अपने चैनल पे, टीचिंग वाला पे भी आप हमारे साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे भाषा 1 और भाषा 2, वही वाली बात है। भाषा 1 में आपकी क्लैरिटी ज़्यादा डीप में होनी चाहिए, ज़्यादा समझ होनी चाहिए। भाषा 2 थोड़ी सी अगर आपकी बहुत अच्छी भी नहीं है तो चलता है, लेकिन भाषा 2 और भाषा 1 का मतलब यह है कि भाई आपको दोनों ही भाषाओं पे कमांड होना चाहिए। पहली भाषा वो होती है जिसमें थोड़ा ज़्यादा कमांड हो, दूसरी भाषा वो है जिसमें थोड़ी कम कमांड हो। लेकिन इसको आपको नेगेटिव अर्थ में नहीं लेना है कि दूसरी भाषा तो आपको नहीं भी आती है तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको सेकेंड लैंग्वेज में भी अच्छा खासा समझ होना चाहिए। इसके बाद गणित की बात करें अगर हम सेकेंड पेपर में, तो यहाँ पे संख्या प्रणाली है, बीज गणित है, ज्यामिति है, क्षेत्रमिति है। और विज्ञान में देखेंगे भोजन, सामग्री, जीवन की दुनिया, जीवन चलती फिरती चीजें हैं और कैसे काम करती, प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक संसाधन है और कुछ पेडागॉजी। इसके साथ साथ एसएसटी का पार्ट है सामाजिक अध्ययन, आप इतिहास, भूगोल, सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, ये सारी चीजें अध्ययन करते हैं और प्लस शैक्षणिक मुद्दे। अब मैं आपको सवाल ये उठता है कि भाई जो अब हम नोट्स बनाएंगे इसमें खास करके नोट्स बनाने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख पा रहे होंगे हाथ से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हैं। अब आप सभी लोगों को क्या करना है, किस तरह से नोट्स बनाना है। आप किसी भी चैनल पे पढ़ते हैं, किसी भी तरीके से पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, मैं इसके बावजूद भी आपको अभी बताऊंगा कि आपको क्या क्या किताबें पढ़नी है, आप वहां से भी नोट्स बना सकते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा आप सभी लोगों को कि आप कहीं पे भी कोई यूट्यूब देखते हैं, कोई क्लासेस देखते हैं या आप हमारे यहाँ पढ़ते हैं तो किस तरह से आपको नोट्स बनाना है। यहाँ पे हम सभी टीचर्स की ये कोशिश रहती है कि क्लास में हम टॉपिक वाइज आते हैं, जब कोई भी क्वेश्चन तैयार करवाते हैं या जब हम कोई लेसन पढ़ा रहे होते हैं, टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, तो आप सभी लोग अपना पेन पेपर जरूर रखें और वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जरूर नोट करें। कुछ इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट टीचर बता रहा है, जो भी बातें समझा रहा है, उसको उसी तरह से लिखते जाएं। बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने तो ये घर में बैठ के आराम से बनाया हुआ है नोट्स की, जैसे मापन और मूल्यांकन क्या होता है। तो हमने क्या किया कि भाई मापन और मूल्यांकन के बारे में लिख दिया कि मापन क्या क्या होता है। जैसे बुद्धि का मापन होता है, व्यक्तित्व का मापन होता है, हमारी शैक्षणिक गतिविधियों का मापन होता है, गैर शैक्षणिक गतिविधियों का भी मापन होता है। तो आप चाहे तो इस तरह से इसको समराइज कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप कहीं से देख के ही नोट करें, आप किसी को सुन रहे हैं, कहीं पे कोई चीज आपके माइंड में आ रही है तो आप अपने से इस तरह से ब्रीफ नोट्स बनाना शुरू कर दें। ये नोट्स, ये काम आपको आज से शुरू करना है, क्योंकि नोट्स जो होता है एग्जाम के लास्ट मोमेंट में आपको बहुत ज्यादा काम करता है। जैसा हमने थंबनेल में भी लिखवाया, जैसा हमने ये बताया भी है शुरू में कि आज हम नोट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब नोट्स के बारे में आपको पूरी क्लैरिटी मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि आपको कैसे बनाना है। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, नॉर्मली कोई भी वीडियो सुन लेते हैं, क्लासेस सुन लेते हैं, बस उतने देर तक ही उनका संबंध रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं और बार बार वही टॉपिक, बार बार वही चीजें पढ़ते रहते हैं, फिर भी समझ में नहीं आती है चीजें। गलती कहाँ करते हैं, गलती जो है वो नोट्स नहीं बनाते या कोई भी एक समराइज नोट नहीं बना पाते हैं। तो ये जो है आपको बनाना है। सीडीपी में जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं, अध्ययन की विधियां। अब जैसे शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां क्या है या विकासात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां क्या है, तो आपको कैसे बनाना है। इसमें जो है आप कुछ अपने से 2-4 लाइन जो लिख लें, किसी केस स्टडी मेथड हो गया, जैसे सर्वे मेथड हो गया, जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, कुछ विधियां होती हैं अध्ययन करने की। आपको मैं सीडीपी का एक और सैंपल दिखा देता हूं बाल विकास मनोविज्ञान में, कि आप पॉइंट वाइज भी नोट्स बना सकते हैं। जैसे व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या है, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, व्यक्तित्व और उसका मापन कैसे होता है, सृजनशीलता क्या होती है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा क्या होती है, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान क्या होता है, मापन और मूल्यांकन क्या होता है, अध्ययन की विधियां। तो मतलब
आप चाहे तो इस तरह से बुलेट पॉइंट में भी नोट्स बना सकते हैं, ताकि लास्ट मोमेंट में जो है सिर्फ आपको इन बुलेट पॉइंट्स को देखना पड़े। आप सभी लोगों को मालूम है कि सीडीपी जो है, बाल विकास जो मनोविज्ञान है, यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आप किसी फैक्ट को रट करके एग्जाम पास तो हो जाएंगे लेकिन अच्छे नंबर नहीं आएंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, बाल विकास मनोविज्ञान में सिचुएशन बेस्ड बहुत सारे सवाल आते हैं। एक बच्चा है, उसको क्लासरूम में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो टीचर को क्या करना चाहिए। एक बच्चा है, उसको लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। अब इसका सीधा सीधा आंसर किसी किताब में नहीं मिलता। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल जो होते हैं, यही पेडागोजी होती है। और पेडागोजी के जो नोट्स होते हैं, जब तक आप अपनी भाषा में नहीं बनाएंगे, अपने अपने हैंडराइटिंग में नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक जो है आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। आगे आते हैं, आपको इसी तरह से हिंदी भाषा के लिए बता दूं। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए अगर हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि इस उदाहरण में आपको हिंदी का नोट्स बनाना है, तो आप हिंदी की नोट्स की शुरुआत कहां से कर सकते हैं। हिंदी के नोट्स में जब कोई टीचर पढ़ाता है तो सबसे पहले जो है वो वर्ड के बारे में, वर्ड विचार क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, या इंग्लिश के अंदर अगर हम देखें तो इसको हम एक तरह से भाषा की शुरुआत में उसको हम लेटर बोलते हैं, फिर वर्ड फॉर्मेशन बोलते हैं, फिर वर्ड के साथ साथ बच्चा वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को कैसे फॉर्म करता है, टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है, सिंटैक्टिकल लैंग्वेज क्या होता है, या सिमेंटिक्स क्या होता है। ये कुछ पेडागोजी की बहुत ही मूल और बहुत ही आधारभूत चीजें हैं, जहां से भाषा की शुरुआत होती है, भाषा के आप नोट्स बनाते हैं। इसी तरह से आप इंग्लिश में जो है समझ सकते हैं कि जब आप भाषा के नोट्स बना रहे होते हैं तो पेडागोजी को आप अलग बनाएं नोट्स। चाहे वो हिंदी में भी अगर आप बना रहे हैं तो पेडागोजी के जो है नोट्स आपके अलग होने चाहिए, और उससे संबंधित व्याकरण के नोट्स अलग होने चाहिए। जैसे आपको मालूम है कि पूरे सीटेट की एग्जाम की अगर हम बात करें तो सीटेट के पैटर्न में जो है, यहाँ पे अगर हम दो भागों में बांट दें तो यहाँ पे आप देखेंगे 60% जो है पेडागोजी पूछी जाती है, और 40% जो है ग्रामर या जो थ्योरी का पार्ट होता है वो पूछा जाता है। अब आप कहेंगे कि पेडागोजी ज्यादा पूछी जाती है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इसमें मैं आपको एक दो बातें और भी यहां बताना चाहता हूं। ये मैंने काफी रिसर्च के बाद लिखी है, 60% और 40%। 60% जो पेडागोजी होती है ये क्या होती है। 60% पेडागोजी का मतलब होता है, जैसे सीडीपी आप पढ़ रहे हैं, बाल विकास मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, भाषा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पेडागोजी या ईवीएस पढ़ रहे हैं, पेडागोजी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, या मैथमेटिक्स में पेडागोजी ज्यादा पूछी जाती है, या आप फर्स्ट पेपर का अगर बात करें तो इसके अंदर जो है पेडागोजी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। करीब करीब 70% आप मान सकते हैं पेडागोजी पूछी जाती है, और 30% में जो है थ्योरी या कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप सेकेंड पेपर की बात करेंगे तो सेकेंड पेपर में भी पेडागोजी वैसे ही पूछी जाती है, लेकिन अगर सामाजिक विज्ञान की बात करें, विज्ञान की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, तो उसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी पूछे जाते हैं पेडागोजी के साथ साथ। तो आप सभी लोगों को यह मान के चलना है कि 60 और 40 के रेशियो में जो है आपको तैयार करना है, लेकिन ये मान के चलें कि सीटेट जो है ज्यादातर पेडागोजी को फोकस करता है। अगर आप पेडागोजी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो पास तो हो जाएंगे लेकिन अच्छे नंबर नहीं आएंगे। अच्छे नंबर आने के लिए पेडागोजी भी पढ़नी है आपको, और प्लस आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, उसकी थ्योरी भी पता होनी चाहिए। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश की पेडागोजी समझ में आ जाती है, लेकिन इंग्लिश के ग्रामर वाला पार्ट नहीं समझ पाते। जैसे ग्रामर में आप सभी लोगों को जैसे ट्रांसलेशन क्या है, सिंटैक्स क्या है, आर्टिकल क्या है, नाउन, या जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, या वर्ड जो वोकेबुलरी है, ये वाला पार्ट आपका अच्छे से नोट्स में तैयार होना चाहिए। ये नोट्स कोई एक दिन में नहीं बनते हैं, आप डेली जो है सुन करके अपनी एक डायरी रखें, एक नोटबुक रखें। हालांकि मैं ये जानता हूं कि सभी स्टूडेंट जो है अपने पास एक नोटबुक रखते हैं, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने नोटबुक को हमेशा अपडेट करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ पास होने के ध्येय से जो नोट बनाते हैं, वो एक बार सिर्फ नोट बना करके छोड़ देते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग सीरियस स्टूडेंट्स हैं, गंभीर स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपको सिर्फ सीटेट पास नहीं करना है बल्कि आपको टॉप करना है। तो आप सभी लोग जो है रेगुलर जो है उसको अपग्रेड जरूर करते हैं। जो भी नोट्स आपने बनाया है 1 साल पहले, 2 साल पहले, उस नोट्स में भी चेंजेस होने के चांसेस हमेशा रहते हैं, खास करके पेडागोजिकल कंटेक्स्ट में। अब मैं आपको यहाँ पे जैसे ईवीएस का बता दूं। ईवीएस में जैसे आप लोग क्या कैसे नोट्स बनाएंगे, ये मैंने हैंड रिटन जो है नोट्स यहाँ पे बनाया हुआ है। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप फिजिक्स वाले चैनल पे, फिजिक्स वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। उस ऐप पे जो है
हमने जो है नोट्स जो है किताबें भी वहाँ पे लॉन्च कर दी हैं। आपको फिजिक्स वाले पे किताबें भी मिलेंगी और किताबों को भी आप पढ़ सकते हैं। वो भी हमने पूरी अच्छी सी किताबें बनाई हुई हैं। उन किताबों को पढ़ करके भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये आज हमारा जो सेशन है, इस पे हमारा पूरा का पूरा फोकस ये है कि आप लोग कैसे जो है एक बेहतर स्ट्रेटजी बनाएं। जैसा कहा जाता है साथियों कि जब आप किसी युद्ध के मैदान में जाते हैं तो पहले ही जितना पसीना बहा लेंगे तो बाद में जो है, अगर आप कम खून बहता है, पसीना अगर पहले बहाते हैं तो बाद में खून कब बहता है। मतलब इसका ये हुआ कि आप सभी लोगों की ये स्ट्रेटजी है, नोट मेकिंग, जो नोट्स मेकिंग है, ये बहुत बड़ा पार्ट होता है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर स्टूडेंट्स या तो फेल हो जाते हैं या ज्यादातर स्टूडेंट्स के या तो कम नंबर होते हैं। आप सभी लोगों को आज से इस रणनीति को चेंज करना है और मेरे कहने पे एक बार इस रणनीति को चेंज करके देखिए, आप सभी लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। 130 प्लस, 140 प्लस, 145 प्लस नंबर आपके आ जाएंगे। यही कारण है कि कुछ स्टूडेंट्स के 140-45 प्लस भी नंबर आते हैं। साथियों यहां पे देख सकते हैं पर्यावरण में जैसे व्यष्टि क्या है, प्रजाति क्या है, समुदाय क्या है, परितंत्र क्या है, वायोम क्या है, इस तरह से जो है छोटे छोटे पॉइंट्स में आप नोट्स बना सकते हैं। अब हम आते हैं गणित के ऊपर, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में मैं एक चीज बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन आती है कि सर मैथमेटिक्स थोड़ी उनको जल्दी से समझ में नहीं आती, या 30 नंबर में वो कहीं ना कहीं सिर्फ 10 नंबर तक ही सॉल्व कर पाते हैं, या ज्यादा 15 नंबर तक सॉल्व कर पाते हैं। जबकि सीडीपी वगैरह में 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर तक भी कर लेते हैं। ईवीएस में भी 25-30 नंबर तक कर लेते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि ज्यादातर विद्यार्थी गणित में पीछे रह जाते हैं। और किसी भी कंपटीशन को पास करना है, नौकरी लेनी है, तो आपको गणित में भी इक्वली अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। गणित में सीटेट में अगर थोड़ा कम परफॉर्म करेंगे तो चलेगा, लेकिन जब नौकरी लेने जाएंगे तो गणित के सवाल वहां पे भी पूछे जाएंगे, वहां पे फिर से आपको गणित समझनी पड़ेगी। तो क्यों नहीं आज ही से आप गणित की एक अच्छी रणनीति बनाएं। आप बिल्कुल प्राइमरी लेवल की गणित पढ़िए। आपके घर में बच्चे हैं, कहीं पे भी बच्चे हैं, बच्चों की जो है प्राइमरी लेवल के जो है मैथमेटिक्स की किताब ले लीजिए और इस प्राइमरी स्तर की मैथ्स को आज से सॉल्व करना शुरू कीजिए। जब आप मैथ्स को सॉल्व करेंगे ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और मैथ्स की पेडागोजी भी वहीं से तैयार हो जाएगी। मैथ्स की जो पेडागोजी होती है साथियों, ये कैसे तैयार करनी है, मैथ्स के पेडागोजी का एक सरल तरीका बताता हूं। मैथ्स की पेडागोजी के लिए लास्ट में हर चैप्टर के अंत में एक समरी होती है, एक अभ्यास होता है। उस अभ्यास को कीजिए, समरी को कीजिए, जाकर के समझिए कि मान लीजिए एक बच्चे को आपको गणित सिखानी है और बच्चा जो है पहली क्लास का बच्चा है, तो आप कैसे गणित सिखाएंगे। पहली क्लास के बच्चे को जो है आप कोई कॉन्सेप्ट या कोई ऐसा तो फॉर्मूला बेस्ड तो चीजें बता नहीं सकते। तो वस्तुओं को दिखा करके कैसे उसके अंदर काउंटिंग को हम समझाएंगे, कैसे वस्तुओं की संरचना को बताते हुए ट्राइंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए, या कोई भी संरचना या आकार के बारे में उसका कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे। या जीन पियाजे जो डबल बीकर का उदाहरण देते हैं कि 2 बीकर है, एक लंबा ग्लास होता है, एक चौड़ा ग्लास होता है, तो बच्चा कहता है कि मैं लंबा वाला ग्लास वाला जूस पीऊंगा, मैं चौड़े ग्लास का जूस नहीं पीऊंगा। यहां पे भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, लंबा का मतलब कि बच्चे को सबसे पहले लंबाई का कॉन्सेप्ट आता है और फिर जो है चौड़ाई का कॉन्सेप्ट समझता है। तो ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन पेडागोजी के कॉन्सेप्ट है जो जीन पियाजे बताते हैं। तो ये सारी जो है बहुत ही कोर चीजें जो है हम आप लोगों को यहां पे सेशन में डिस्कस करते हैं, बताते हैं। इसके साथ साथ साथियों अब हम एक लास्ट पॉइंट यहां पे और डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो है आपको यह बता दें कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। बहुत सारे साथी कहते हैं कि सर सीटेट पास करने के लिए मुझे कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सा बुक्स मटेरियल, कौन सा स्टडी मटेरियल हमें पढ़ना चाहिए। तो साथियों बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही ऑनेस्टली मैं आपको कुछ किताबों के नाम यहां पे बताना चाहता हूं। अगर ये किताब आप ध्यान से पढ़ लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप सभी लोग टॉप कर जाएंगे। टॉप का मतलब होता है कि 150 नंबर में आप 140 प्लस ला सकते। ये मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। अगर आपने इन किताबों को अच्छे से पढ़ लिया और इनके नोट्स भी बना लिया, नोट्स भी बनाने हैं आपको। तो साथियों जैसे आपने बीएलएड या बीएड या डीएड किया होगा, एक तो उनकी किताबें आप लोग जरूर पढ़ें। आप उनकी किताबें विकासात्मक मनोविज्ञान की पढ़ें, हिंदी लैंग्वेज की है, इंग्लिश की पेडागोजी की किताब है, सामाजिक विज्ञान की है, साइंस की, जो भी आपने बीएलएड डीएलएड बीएड में पढ़ा है उसको जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी की किताब आपको पढ़नी ही पढ़नी है, पर्यावरण के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए,
सीडीपी के लिए तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, सीटेट के लिए थोड़ा बहुत उपयोगी है, लेकिन पर्यावरण के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, गणित के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके साथ साथ आपको एनसीएफ भी पढ़ना है। एनसीएफ 2005, अब तो 2023 भी आ गया है, इसको एक बार आप लोग जरूर देखें, हम आपको बता देंगे, गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगी। इसके साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी, इनसे सारे से सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको एक सैंपल भी दिखाना चाहता हूं, जैसे मैंने कोई नोट्स बनाया है यहाँ पे, जैसे हमने बनाया कि भाई आपको साहचर्य अधिगम कैसे करना, साहचर्यात्मक अधिगम कैसे करना है, तो आप चाहे तो एक इस तरह से साफ साफ फेयर नोट्स भी बना सकते हैं कि भाई साहचर्य अधिगम का मतलब होता है कि जब बच्चा किसी भी शब्दों को या किसी वस्तु को देख करके, जोड़ करके याद करता है, सीखता है, तो ये जो है पेडागोजी का जो मेरा तरीका है नोट्स बनाने का, मैं इसी तरह से नोट्स बनाता हूं। और मैं ये चीज बच्चों को भी यही चीज सिखाता भी हूं क्लास में कि देखो बच्चों, मैं इस तरह से नोट्स बनाता हूं। जैसे आपको पेडागोजी में ये समझना है कि भाई बच्चे का कैसे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है, अवधारणा का विकास क्या होता है, ये सिलेबस में है आप लोगों के सीटेट में। तो अवधारणाओं का निर्माण बच्चा किस तरह से करेगा, तो इसमें हमने पूरा बाकायदे जो है इसको चित्र के माध्यम से बनाने की कोशिश की है, चित्र के साथ साथ पूरा लिखा है मैंने। तो ये साथियों एक तरीका है आपका नोट्स बनाने का। इस तरह से जो है आप सभी लोग भी नोट्स बना सकते हैं, और इसी आधार पे नोट्स बनाने के साथ साथ आप जो है ये नोट्स आगे भी यूज कर सकते हैं। जब आप पीआरटी टीचर बनने जाएंगे, टीजीटी पीजीटी, वहां पे भी ये नोट्स काम आता रहता है। तो साथियों आज के सेशन में हमें सिर्फ ये बताना था कि आप सभी लोगों को नोट्स कैसे बनाने। ये पेडागोजी के नोट्स हैं, ये पूरे सीटेट के नोट्स की तैयारी है। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको नोट्स बनाने की विधियों के बारे में भी पता चला होगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। फिजिक्स वाले चैनल पे जो है, टीचिंग वाला जो चैनल है हमारा, आप उसको भी वहाँ पे भी जा करके जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके भी नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन पे आकर के भी आप वहाँ पे भी इनरोल कर सकते हैं, क्लासेज अटेंड कर सकते हैं, उसके अंदर भी आप जा करके खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। या एप्लीकेशन पे हमारे लाइब्रेरी में जाएंगे, फ्री में किताबें भी हैं आपको, आप वहाँ पे भी जा करके नोट्स बना सकते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जरिया है। इसके साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा कि आपको नोट्स में किस किस तरह की ज़रूरत है, या आपको क्वेश्चन को किस तरह से समझने में ज़रूरत है, तो हम आपको वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। साथियों इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।